स्कूल नहीं था, क्योंकि बहुत बार स्कूल का ना होना बेहतर है बुरे स्कूल के होने से, क्योंकि उसमें बच्चे टूट जाते हैं। जब बच्चों को डांट के, डपट के, भाषाओं के बोझ में दबा देते हैं, तो जो उनके अंदर होता है वो भी टूट जाता है। तो खुशी की बात थी कि मेरे लिए कोई स्कूल नहीं था। मैं बाहर दुनिया से सीखता था, पहाड़ों से, खेतों से, खलियानों से, नदियों से, किसानों से सीखता था। और मैं आज चिढ़ाता हूं अपने उन दोस्तों को जो कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप लोग रूट और शूट और लीव्स ये सब फटे हुए किताबों से पढ़ते थे, तब मैं खेत में जाके बीज को जमीन में जाते हुए देखता था, और रूट्स कैसे नीचे जा रहे हैं, शूट्स कैसे ऊपर आ रहे हैं, लीव्स, पत्ते कैसे खुल रहे हैं, ये मैं देख पाता, सीख पाता, बिना इस जमेले में पढ़ने के कि LEAF लीफ है तो LEAVES लीव्स है। ये सब याद करने के चक्कर में कुछ ज्ञान हासिल नहीं होता, जबकि आप अपने गांव में जमीन से, बड़ों से करके सीख सकते हैं। तो ये मुमकिन है गांव में, चाहे वो छोटा है कितना ही गांव हो। मेरी तरह यहां भी मेरे ख्याल से हमारे ज्यादातर बच्चे गांव में होंगे। वो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, मेरे ख्याल से वो एडवांटेज है। हमारे बड़े से बड़े शहरों के बेहतरीन से बेहतरीन स्कूलों में डिसएडवांटेज है कि वो सिर्फ किताबों से रूट और शूट और लीव्स सीखते हैं, देखने को उन्हें नहीं मिलता, छूने को उन्हें नहीं मिलता। तरस मुझे उन पर आती है, उन बड़े स्कूलों के बच्चों पर आती है, न कि गांव के बच्चों पर। अब अगर हम इन गांव के बच्चों को अपनी मातृभाषा का भी और उस पर भी गर्व के साथ, आत्मविश्वास के साथ सीखने का अवसर दे सकें, तो वो दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक या विज्ञ बन सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मेरे भी केस में मैं 9 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गया और अपनी मातृभाषा में अपने माँ से सीखने लगा। इससे बड़ा किस्मत, खुशकिस्मती मेरे ख्याल में अगर पीछे मुड़ के देखूं तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपनी मातृभाषा में अपनी माँ से मुझे सीखने का, लिखने का अवसर मिला। इससे मेरे बुनियाद, मेरी जो नींव है वो मजबूत हुए। फिर भाषाएं सीखने में ज्यादा देर नहीं लगती अगर आपकी अपनी मातृभाषा का नींव मजबूत हो तो। और फिर जबकि 9 साल की उम्र में मुझे कोई भाषा नहीं आती थी, सिर्फ लद्दाखी आती थी, और स्कूलों ने जब मुझे स्कूल ले जाया गया तो बड़े मुश्किलात मुझे का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे और भाषाएं आती नहीं थी, उर्दू नहीं आती थी, हिंदी, इंग्लिश नहीं आती थी। तो इसलिए जब मुझे स्कूल में डाला गया तो मुझे तो पीछे के बैक बेंच में, वो भी बेंच के ऊपर खड़ा रखते थे। ये तो पता नहीं निकम्मा कहां से आया, मेंटली रिटार्डेड है कि क्या है। उससे भी बदतर, उससे भी बुरा, बेंच के ऊपर खड़ा तो तब रहता था जब मैं अच्छा ट्रीट मेरे साथ किया जाता था। ज्यादातर तो मुझे कक्षा के दरवाजे के बाहर खड़ा रखा जाता था, आउटसाइड द क्लासरूम। मगर आज मैं हंसता हूं और मुस्कुराता हूं कि कोई बात नहीं, मैं भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, आउटस्टैंडिंग किसी तरह तो था। मगर अगर आपकी नींव पुख्ती हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। 9 साल के बाद 10, 12, 13 साल होते होते मैंने अंग्रेजी भी सीख ली, हिंदी भी सीख ली, और 7वीं 8वीं तक आते आते मैं कक्षा में फर्स्ट आने लगा। तो ज्यादा देर नहीं लगती, हालांकि कोई भाषा नहीं आती थी। आगे जाके मैंने 9-10 भाषाएं सीख ली। भाषाएं सीखने में समय नहीं लगता अगर आपकी मातृभाषा की नींव मजबूत हो तो। हम तो 16 साल गवा देते हैं ग्रेजुएशन तक अंग्रेजी, और हमसे अंग्रेजी बोली नहीं जाती जिस सिस्टम में हम सीखते हैं। अगर आप नैसर्गिक, प्राकृतिक तरीके से लोगों को सीखने दें, उनकी मजबूत नींव
और फिर भाषा है, वो अंग्रेजी हो या बोडो हो, कोई बड़ा कैसे तो कोई छोटा कैसे, इस नजर से देखें तो हर कोई भाषाएं, मेरा तो मानना है 6 महीने से 1 साल में आप सीख सकते हैं कोई भी भाषा। ऐसे ही मैंने सीखा जब मुझे आर्किटेक्चर, भवन निर्माण के बारे में सीखना था, वो भी मिट्टी के। अब विडंबना ये है, अजूबा ये है कि भारत में, हिंदुस्तान में आधी आबादी मिट्टी के घरों में रहते हैं, मगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस या आर्किटेक्चर कॉलेजेस को देखें कितने प्रतिशत सिखाते हैं इस कला को, जिस कला का प्रयोग 50% आबादी करती है, तो उत्तर है 0%, 0% कॉलेजों में ये सिखाया जाता है। और दुनिया भर में एक जगह ये सिखाई जाती है मिट्टी के वास्तुशिल्प जिसे कहेंगे आर्किटेक्चर, वो है फ्रांस में, वो है फ्रांस में। और फ्रांसीसी लोग बड़े सर चढ़े होते हैं, थोड़ा अलग से होते हैं। वो कहते हैं कि हम तो फ्रांसीसी भाषा में ही सिखाएंगे, अंग्रेजी में नहीं है, सीखना है तो फ्रांसीसी भाषा में सीखो। तो मुझे सीखना था वो, और वो अगर सर फिरे थे तो मैं भी सर फिरा ही हूं, तू शहर तो मैं सवा शहर। मैंने कहा मैं तुम्हारी भाषा सीखूंगा और सीख के तुम्हारे इस कोर्स में ज्ञान लूंगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट, थैंक यू, आर्किटेक्चर में पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स था 2 साल का, और फ्रांसीसी जुबान में था। मैं 3 महीने पहले गया, फ्रांसीसी सीखी और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर करने लगा। मेरा, थैंक यू, कहने का ये मतलब है, मैं अपनी शेखी नहीं बगाड़ रहा हूं, कहने का ये मतलब है कि भाषा के चक्कर में शिक्षा का पूरा जीवन व्यर्थ करना कोई जरूरी नहीं है। भाषा अगर आपको फ्रांस की भाषा सीखनी है तो 3 महीने या 6 महीने लगते हैं, तो फिर हम 16 साल क्यों लगा देते हैं अंग्रेजी के लिए? इंग्लिश मीडियम में डालो, अपनी भाषा सीखो। जब अंग्रेजी चाहिए तो 3 से 6 महीने में आप सीख सकते हैं। ऐसी कौन से देवी देवताओं की भाषा है कि हम सीख नहीं पाए अंग्रेजी को? तो इनमें ज्यादा देर नहीं लगती। ऐसे ही मुझे 2009 में नेपाल में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था में सलाहकार, एडवाइजर के रूप में बुलाया गया विकास के काम, शिक्षा विकास के लिए। तो मैंने कहा अब नेपाल में जा रहा हूं तो वहां पे अंग्रेजी बोलूं तो गांव के लोगों से कैसे जुड़ पाऊंगा। मैंने ये कहा कि नहीं, मैं तो नेपाली भाषा सीख के फिर काम करूंगा। जैसे ही नेपाल की सीमा में घुसा, मैंने हिंदी अंग्रेजी बंद कर दी। मैंने एक लक्ष्य रखा, 3 महीनों में मैं सब लोगों से नेपाली में बात करूंगा, 5 महीने में मैं सभाओं में भाषण दूंगा, 6 महीने में मैं पत्रिकाओं में लेख लिखूंगा, और ऐसा ही हुआ। तो इसके लिए, भाषा सीखने के लिए हम बच्चे का जीवन क्यों व्यर्थ करें? इसलिए मैं ये सोचता हूं कि अपनी भाषा से शुरुआत करें, उसकी इज्जत करें, फिर आगे जाके तमाम इंग्लिश हो, फ्रांसीसी हो, जो भी भाषा हो आपके बच्चे सीखेंगे। तो इसलिए गर्व कीजिए अपनी संस्कृति पर, गर्व कीजिए अपनी मातृभाषा पर। और दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट यही कहते हैं कि हर बच्चे को अधिकार है अपनी भाषा में सीखने का। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस का तो ये एक घोषणा है कि हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में सीखने का मौका मिले। तो जहां हम लद्दाख में इसके लिए दौड़ धूप करते हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके नेताओं ने दशकों से इस पर काम किया और इसे ये दर्जा दिया। तो इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि अंग्रेजी में हम किसी अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी के गुलाम बन के, उनके डिजिटल कुली बन के, उनके लिए रात को काम करके सुबह काम पेश करने वाले डिजिटल कुली बन सकते हैं, मगर ओरिजिनल, वास्तविक इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं बन सकते किसी और की भाषा में। तो ये एक सीख है हमारे लद्दाख में काम से। तो हमने ये देखा कि भाषा की वजह से बच्चों को बहुत दुख दर्द सहना पड़ रहा था। जैसा मैं कह रहा था आपको, पहले वो 8 साल उर्दू में, फिर वो अंग्रेजी में सीखते थे, और जब नहीं सीख पाते तो आप
सोचिएगा वहां पर 95%, 95% बच्चे फेल हो जाते थे 10वीं कक्षा में। जो बोर्ड होता है ना, आपके यहाँ भी होता होगा 10th ग्रेड का, उसमें 95% बच्चे फेल हो जाते थे। और फिर सब बच्चों को ही कोसते थे कि ये बच्चे नालायक हैं, कुछ तो कहेंगे ये मेंटली चैलेंज्ड हैं। बाहर से जो शिक्षक आते थे वो तो कहते थे ये बच्चे कभी मैथ्स और नहीं साइंस नहीं समझेंगे, यहाँ तो हवा में ऑक्सीजन ही नहीं है। इस तरह की बातें करते थे। मगर मुझे बाद में पता चला कि ऑक्सीजन की कमी बच्चों को नहीं थी, क्योंकि जब हमने आंदोलन शुरू किया गांव-गांव में शिक्षा का, शिक्षकों को ट्रेनिंग दी, किताबें हमने बदल दी। अगर किताबें सांदर्भिक नहीं है संस्कृति से तो उनको बदला जा सकता है। हमने किताबें बदल दी, हमने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी, लोगों को शिक्षा की तरफ जोड़ा। कि एक बहुत बड़ी कमी क्या रह जाती कि सरकार शिक्षक तो करते हैं मगर लोग शिक्षा में कोई रुचि नहीं रखते। उनको तो चावल और केरोसिन और राइस, बिजली और पानी, उसकी फिक्र है, बच्चों की शिक्षा की फिक्र ही नहीं। तो हमने गांव-गांव जाके लोगों की प्राथमिकता को शिक्षा बना दी। जब लोगों की प्राथमिकता शिक्षा बन गई तो राजनेताओं की प्राथमिकता खुद ब खुद शिक्षा बन जाती है, क्योंकि नेता लोगों पर, जनता पर निर्भर करती है सरकार चलाने के लिए और लोगों के वोट के लिए। तो जैसे ही सरकार की प्राथमिकता शिक्षा बन गई, 1995 में जब लद्दाख में हिल काउंसिल बनी तो उन्होंने अपना प्रायोरिटी नंबर 1 एजुकेशन को घोषित किया। क्यों? क्योंकि जनता ने पहले ही घोषित कर दिया था इस आंदोलन के वजह से। तो सब कुछ बदलने लगा और कुछ ही सालों में जो 5% पास हो रहे थे वो 50 तक बढ़ गई और फिर 75 तक। तो अब साबित होता है ना, ऑक्सीजन की वजह से नहीं थी। तो इस तरह से बदलाव मुमकिन है, ये हमने देखा है। और अब हमारी उम्मीद है कि जब एक यूनियन टेरिटरी बनी है तो हमें और मौका मिलेगा शिक्षा पर ध्यान देने का, शिक्षा को स्थानीय समस्याओं को सुलझाने का एक माध्यम बनाने का, जैसा कि हम सबको करना चाहिए। और ऐसे कामों में मेरा ख्याल है कि जो बड़े शहर हैं भारत के, वो तो अपना निभा रहे हैं अपने तरह से। हालांकि वो कोई बहुत अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि जो अमीर हैं वो प्राइवेट स्कूल में, जो जनता है गरीब है वो गवर्नमेंट स्कूल में, ऐसे हम बंट रहे हैं। शिक्षा बांटने के लिए कभी नहीं था, शिक्षा तो लोगों को जोड़ने के लिए था। तो बड़े शहरों में एक दुर्भाग्य की बात ये हो रही है कि शिक्षा ही लोगों को बांट रही है, एक तरह से एक और जाति जनजाति कहिए या कास्ट सिस्टम सा बना रही है, कोई सरकारी कोई प्राइवेट, इस तरह का। मैं ये चाहता हूं कि जो दूर और किनारे के आबादी हैं, जैसे आप बोडो लैंड में हैं या हम लद्दाख में हैं, हमें एक उदाहरण देना चाहिए मेन स्ट्रीम भारत को कि सबकी शिक्षा अच्छी हो। अगर हमारे, आपको मालूम हो ना हो, मैं आखिर में कुछ बातें ये कहना चाहूंगा कि भारत की शिक्षा स्थिति की विडंबना या दुर्भाग्य ये है कि लगभग 5% विद्यालय तो अमेरिका से भी बेहतर हैं भारत में। अमेरिकी स्कूलों से भी बेहतर होंगे, मगर 95% जो विद्यालय हैं भारत में वो फिर अफ्रीका से भी बुरे हाल में हैं, सब सहारन अफ्रीका से भी बुरे हाल में है। तो ऐसे में देश का विकास कैसे हो? हमारे देश के जो अमीर हैं या जो पढ़े लिखे हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे क्या फिक्र है, मेरा बच्चा तो इस स्कूल में है, मेरा बच्चा तो लंदन में है। मगर मैं उनसे बार बार ये कहता हूं कि अगर आप सिर्फ अपने बच्चे का सोचें, सबके बच्चों का नहीं सोचें, तो कल का जब आपका बच्चा लंदन से वापस आएगा, वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहेगा, तो उसे ऐसे कामदार या वर्कर्स मिलेंगे जिनको कि ये ड्राइंग भी उठाना नहीं आता होगा। तो फिर आपका फैक्ट्री, आपका इंडस्ट्री
ताइवान से, चाइना से, सिंगापुर से कैसे compete कर पाएगा? तो आपके हित में है कि आप सबकी शिक्षा अच्छी करें, सरकारी स्कूलों में अच्छी करें, तो आपके बच्चों का ही सही विकास में उनका योगदान बढ़ सकता है। ये तो हुआ अच्छी तस्वीर। बुरी तस्वीर तो ये होगी कि अगर सिर्फ आपने अपने बच्चे को कहीं मसूरी में है या दार्जिलिंग में है या लंदन में है, इस पे आप खुश रह गए, औरों का नहीं सोचा, औरों का शिक्षा बुरे हाल में हो, तो कल को ये भी हो सकता है कि ये बच्चे जिनको अच्छा डिग्निफाइड जिसे कहेंगे इज्जतदार अगर कोई रोजगार नहीं मिला, तो वो कल को कुछ भी करने पे उतारू होंगे। और इसीलिए हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि फलाने अमीर के बच्चे को किडनैप कर लिया कुछ लोगों ने। और ये किडनैप करने वाले कौन हैं? यही बच्चे हैं जिनको अच्छी शिक्षा देने में हमने फिक्र ही नहीं की थी, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो ऐसे काम उन्हें करना पड़ा। तो दोष हमारे उन लोगों का है जो कर पाते मगर किया नहीं। तो इसलिए देश में अगर शांति और विकास हो तो ये तभी हो सकता है जब सबके बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, ना कि सिर्फ अपने बच्चों की। तो वो तभी हो सकता है जब हमारे सरकारी स्कूलों में, हमारे सरकारी कॉलेजेस में अच्छी शिक्षा हो। तो यही मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो दूर दराज के इलाके हैं वो बाकी देश के लिए भी एक उदाहरण बनाएं कि ऐसे इलाकों में सबका विकास एक साथ होता हो, जहां गरीब अमीर सबके स्कूल अच्छे हों। दिल्ली में ये पाना मुश्किल है, बंबई में मुश्किल है, वहां तो कुछ, जैसा मैं कह रहा था, कुछ लोगों के बच्चे तो अमेरिका से भी अच्छे स्कूलों में जाते हैं, मगर पास के स्कूलों में अफ्रीका से भी बदतर बुरा हाल स्कूलों का होता है। तो ऐसा हमारे ये इलाके न बन जाएं, इसकी हमें फिक्र करनी होगी। और आप लोग तो इसी युद्ध में, इसी शोबे में जुड़े हैं, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम अपने बच्चों का पूरा विकास कराएं, सभी बच्चों का, वो चाहे शहर के हों या गांव के, गरीब हों या अमीर हों, सबका विकास होने में ही सबकी भलाई है। वरना हमारे देश में अशांति होगी, मार काट होगी, अगर शिक्षा सबको अच्छी तरह नहीं मिले तो। आखिर मैं यही कहूंगा कि अभी डिजिटल जमाना है, पेंडेमिक जो कोविड ने हमें दिखा दिया कि बहुत कुछ तो हम ऑनलाइन डिजिटल भी कर सकते हैं। जो शिक्षा संस्थानों में आप लेक्चर्स देते थे, कल की पढ़ाई लेक्चर्स थी, स्कूल में आए तो बच्चे लेक्चर सुनते, मगर आज तो लेक्चर हमसे 10 गुना अच्छा इंटरनेट पे मिल जाता है, यूट्यूब पे 3D इलस्ट्रेशन के साथ मिल जाता है। तो हम क्या कमाल कर लेंगे बच्चों के सामने लेक्चर देके। और सच बात तो ये है कि बच्चों ने हमसे बेहतर वीडियोस देख लिए होते हैं, वो क्लास में आना भी नहीं चाहते। कई IITs में प्रोफेसर मुझे बोलते हैं आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, क्लासों में आते भी नहीं हैं। और मेरी संवेदना, मेरी सहानुभूति बच्चों पे ज्यादा जाती है, क्योंकि उनके पास कितने सारे मटेरियल इंटरनेट से मिल जाता है, तो वो क्यों जाएं क्लास में। तो इसलिए हमारे विद्यालयों को बदलना होगा। हमें वो नहीं करना चाहिए जो इंटरनेट पे हमसे ज्यादा अच्छा किया जाता है, यानी कि लेक्चर, चॉक और टॉक जो कहते हैं, वो 10 गुना ज्यादा अच्छा यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो हमारे स्कूलों को, भविष्य के स्कूल जो 21st सेंचुरी के स्कूल हैं, वो लेक्चर वाले स्कूल नहीं हो सकेंगे, वरना बच्चे आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमसे बेहतर वहां पाएंगे वो। एक ही रास्ता है इन स्कूलों को बचने का और दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनने का, वो है जो इंटरनेट नहीं कर सकता है वो हम करें। तो इंटरनेट क्या नहीं कर सकता? इंटरनेट एप्लीकेशन, उसका अमल, हैंड्स ऑन, हाथों से छूकर, लोगों से मिलकर प्रोजेक्ट्स पे काम करना, वो इंटरनेट नहीं कर सकता है। तो स्कूलों को ऐसे कर्म भूमि बनने होंगे, कर्म भूमि, जहां पर जो किताबों की ज्ञान है उसको हम अमल में लाएं, उसको प्रयोग में लाएं। अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाते हैं तो उसका कैसे प्रयोग करके हम पानी में किश्ती बनाएं,
या फोटोसिंथेसिस हो तो उसके लिए हम स्कूल में ही एक किचन गार्डन बनाएं। जैसा हमारे ही यहाँ बोडोलैंड से एक मेरे मित्र हैं दीप ज्योति, जिनका बहुत योगदान रहा है मेरे यहाँ आने पर भी, वो जैसे स्कूलों में गार्डन्स बनाकर बच्चों को सिखाने की एक मुहिम चला रहे हैं, बहुत लोग सीख रहे हैं। इन चीजों की जरूरत है कि कैसे स्कूल अमल के, कर्म की भूमि बने, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान के। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम एक उदाहरण बन के दिखाएं, न कि दिल्ली क्या करती है और मुंबई क्या करती है उसके कदमों के पीछे चलें, बल्कि उनके आगे हम निकल सकें। ये संभावना है और ये जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से नहीं कहना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि इसे मैं एक शुरुआत मानता हूं इस रिश्ते का। हम आगे आते रहेंगे और मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ से भी लोग लद्दाख आए। बहुत देर हो चुकी है और मुझे आपसे क्षमा याचना करनी है कि मुझे आने में भी देर हुई, क्योंकि फ्लाइट से लेके हर चीज थोड़ा थोड़ा देर होता गया और आप लोग इतने संयम से रहे। और प्रमोद जी ने भी आप लोगों को बहुत सी हिदायतें और सलाह दिए। तो आज का ये मौका आप लोगों ने दिया, इतने प्यार दिया, उस सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिलना चाहूंगा आगे भी और बार बार। लद्दाख की तरफ से, लद्दाख की जनता की तरफ से आप सबका धन्यवाद और अभिनंदन। थैंक यू। সোনাম মহাংসুক ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ কিবা মনত কিবা কোৱাৰি আছে, গতিকে তেখেতে আপোনালোকৰ কোৱাৰি উত্তৰ দিব। গতিকে মই এজনকৈ বা কোনোবা মাইকটো আগবঢ়াই দিব। हेलो, Sir, I am extremely happy. সকলোকে বহি থাকিব অনুৰোধ কৰিছে, যাব নালাগে। 10 মিনিটমান বহক, বেয়া দেখা পাইছে। Sir, I am extremely happy hearing the lectures from you, and I extend my heartiest thanks to you, sir. My one question, that is, I am as a college principal, always I am trying to communicate with the guardians of the students. We are inviting the meeting in the college to come forward, I invite the guardians to come forward the college to discuss the problems of the students. In spite of inviting many times, the guardians are not interested to come to the college. How can I bring them to the college? So this is one question. Many problems are this. धन्यवाद। कि कैसे हम अभिभावक, गार्जियंस, पेरेंट्स को विद्यालय में ला पाए, बुलाने पर भी वो नहीं आते हैं। तो लद्दाख में तो ऐसा हालत था, मगर हमने एक आंदोलन छेड़ी जिसमें कि बच्चे जो कि स्कूलों से फेल हो रहे थे, वही एक एजेंट फॉर चेंज मेकर्स बने। तो ये जो बच्चे फेल हो रहे थे, वो गांव जाकर अपने माता पिता में एक आंदोलन करने लगे कि आप लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, स्कूलों को अपनाएं, स्कूलों में जाकर जो भी करने की जरूरत है शिक्षकों के साथ मिलके करें, और जहां भी जरूरत हो शिक्षा के बारे में आवाज उठाए। कोई नेता आए तो आप मिट्टी का तेल या चावल न मांगे, शिक्षा मांगे। और इस आंदोलन से सारे लद्दाख की जनता में परिवर्तन आया। धन्यवाद। अब बोडोलैंड में सबसे बड़ा, अगर देश भर ने सुना है बोडोलैंड के बारे में, तो वो स्टूडेंट मूवमेंट्स के बारे में सुना है। बोडोलैंड का एक इतिहास रहा है कि विद्यार्थियों ने बहुत आंदोलन किए। तो मेरा एक ये प्रार्थना होगी कि जो विद्यार्थियों की शक्ति है वो इस बारे में भी दी जाए ध्यान, कि ये जो विद्यार्थी आंदोलन है वो
राजनीतिक शक्ति के लिए भी जरूर आंदोलन करें, मगर अपने शिक्षा के विकास के लिए भी गांव-गांव जाकर अभिभावकों का जागृति के लिए काम करें। और बोडोलैंड में जितना इतिहास है उसको अगर इस दिशा में लगा दिया जाए तो एक रिवॉल्यूशन आएगा और आपकी समस्या रहेगी नहीं, मेरे ख्याल से। धन्यवाद। और स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन है, वो गार्जियन को हम लोग कॉलेज में बुलाता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, गार्जियंस को बुलाने के लिए उनका प्रायोरिटी बढ़ना चाहिए। प्रायोरिटी नहीं है अभी, इसलिए नहीं आते हैं। वो और कहीं जाते होंगे मगर स्कूल में कॉलेज में नहीं आते हैं, उसका मतलब है उनका प्रायोरिटी नहीं है अभी। तो प्रायोरिटीज चेंज करने के लिए आंदोलन विद्यार्थी ही कर सकते हैं। यहाँ पर एक इतिहास है, बस उन्हें ये समझने की जरूरत है कि इसको भी एक मुद्दा बनाया जा सकता है। आपकी तरफ से 5 एडवाइस बोडोलैंड एजुकेशन पॉलिसी के लिए 5 एडवाइस आपकी तरफ से। जैसा मैं कह रहा था कि हम अपने जड़ों को सम्मान दें। आपकी सांस्कृतिक जो जड़ें हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई जड़ें हैं, उनको हम छोटा ना समझें, उनको इज्जत दें। तो भाषा को इज्जत दें। तो ऐसे ही जैसा मैं कह रहा था, गांव में अगर खेती होती है तो उसको शुरू से ही इज्जत दें, स्कूलों में इज्जत दें, पुस्तकों में इज्जत दें, तो कल को किसान बनने से लोग शर्माएंगे नहीं। मेरा ये ख्याल है कि किसानों के काम से पवित्र कोई काम नहीं है। एक बीज बोते हैं, 20 लेते हैं, ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसमें 20 गुना का आपका रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट हो। मगर हमने इसको इतना कम इज्जत दिया है कि आज हमारे बच्चे किसान बनने से शर्माते हैं, इतराते हैं। तो इन जड़ों को मजबूत करें, अपने काम धंधों को जो पुराने हैं मगर इज्जत की कमी के वजह से वो शिकार हैं। अपनी भाषा को, मुझे नहीं मालूम यहाँ, मगर पूरे भारत में लोग अपनी भाषा को बहुत छोटा समझते देखा है मैंने। और अंग्रेजी को, जैसा मैंने कहा, देवी देवताओं की भाषा मानते हैं, जबकि ये भाषा देवी देवताओं की नहीं, हमारे ऊपर राज करके हमें छोटा बनाने, गुलाम बनाने वालों की भाषा है। तो ये पर्सपेक्टिव हमें समझ आए तो इन बातों को ध्यान में देके हम अपनी शिक्षा नीति बनाएं। धन्यवाद। और অনুগ্ৰহ কৰি সমূহ প্ৰধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অধ্যক্ষসকলক নিজৰ নিজৰ আসনত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। Respected Sonam Wangchuk sir, I am very glad since I have heard that you are coming to BTR, and it is my pleasure to talk to you, to interact with you. I would like to thank Honorable Chief of BTR for such extraordinary initiative for the betterment of the education system of BTR. Sir, so far I have noticed in my small career of teaching, I have seen that most of the persons, even the graduates and the postgraduates, they consider, as sir you mentioned in your, I wrote it before you came, but you already mentioned in your lecture that most of the person, they consider English as a subject to get handsome mark in the examination, but they don't consider it as a language. If they consider it as a language, then definitely the English or any language, that will become so easier to learn. They don't try to learn the language, they only use it as a medium. Sir, can you give some suggestions? How can we change the mentalities, the mindsets of our people, so that they will try to actually learn English as a language with joy, not by afraid, by thank you. जी धन्यवाद। तो अंग्रेजी को कैसे एक भाषा का ही स्थित क्या कहते हैं, भाषा की ही स्थिति में रखें, ना कि उसे एक हवा बनाएं, डर का माहौल बनाएं।
तो ये तो लोगों की मानसिकता से जुड़ी है। मेरे ख्याल से जो 200-300 साल की हमने गुलामी की, वो बहुत गहराई तक चली गई हमारे दिमाग के, कि आज हमें अंग्रेजी में कोई कुछ भी अनाप शनाप कह दे तो वो ज्ञान लगता है, अपनी भाषा में कितने ही ज्ञान की बात कह दे तो वो अनाप शनाप लगता है। तो ये मानसिकता बदलने की जरूरत है, अपने आप पर विश्वास लाने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत देर हो गई। अगर 1947 या 50 में मैं होता और मैं कुछ कर पाता, तो तमाम मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय बन रहे थे, तो मैं तो एक मंत्रालय बनवाता, मिनिस्ट्री ऑफ डीकोलोनाइजेशन, जो कॉलोनाइजेशन, गुलामी से आजादी की मंत्रालय बनाता और पूरे देश भर में सबसे पहला तो डीकोलोनाइज करता। जो स्लेट, साफ स्लेट हो तो उस पे तो कुछ भी लिख सकते हैं, अब इस स्लेट पे बहुत कुछ लिख दिया गया था 200 सालों में, कि आप तुच्छ हो, आप छोटे हो, आप निकम्मे हो, आप किसी काम के नहीं हो। काम के लोग और इज्जत के लोग तो यूरोप में हैं, अमेरिका में, ये सब स्लेट पे भर रखा था और इसी स्लेट पे हम आगे लिखने लगे विकास की कहानी। तो ये बहुत बिगड़ा हुआ सा वो बन गया। पहले स्लेट को साफ करने की शायद जरूरत थी। 70 साल देर हुई, मगर मेरे ख्याल से अभी भी अगर जैसे स्वच्छ भारत है या कितने ही आंदोलन चल रहे हैं, तो एक आत्मविश्वास की आंदोलन की जरूरत है। मौलिक जो ओरिजिनलिटी, हम अपने जड़ों को इज्जत दे सकें, ऐसा एक आंदोलन जरूरत है मेरे ख्याल से भारत में। उसके बिना हम फिर यही करते रहेंगे कि जो भी अंग्रेजों से आए तो उनका इज्जत करेंगे। अब दुनिया के देशों की अलग अलग रवैये हैं। कोई आके हमें गुलाम बनाता है और फिर हम उसके गुलाम, उसके जाने के 70 साल भी बने ही रह जाते हैं। ये एक तरीका है जो भारत में हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, कोरिया, दक्षिण कोरिया को गुलाम अंग्रेजों ने जैसे भारत को बनाया, वैसे ही कोरिया को गुलाम बनाया। आपको मालूम है किसने? जापान ने। जापान ने भी कोरिया को वैसे ही गुलाम बनाया, मगर उनका जवाब अलग था। जैसे ही जापानियों को उन्होंने निकाला, उसके बाद उन्होंने एक तरह से कसम खा लिया कि इनको हम इन्हीं के भाषा में जवाब देंगे और बराबर होकर दिखाएंगे। तो आने वाले 30-40 सालों में आज कोरिया, उन्होंने जापानी भाषा को अपने ऊपर उठा के हर बच्चे को जापानी में सीखो, जापानी में बोलोगे तो इंसान हो, नहीं तो हैवान हो, ऐसा कुछ नहीं किया। जापान और जापानियों को और जापानी भाषा को भी बाहर किया और फिर मेहनत करने लगे, उनको उनका जवाब दिया जाएगा। और 40-50 सालों में आज कोरिया और जापान की इकोनॉमी जो है वो बराबर पर आ गई और हमने उसका उल्टा लिया। हमें उन्होंने जूते मारे तो एक जूता हम अपने मालिक की याद में रखेंगे, मारा करेंगे 70 साल बाद भी खुद को। तो ये फर्क है। धन्यवाद। Especially in the LP school, only 2 teachers, 1 or 2 teachers are there. So is it possible to give the quality education on that? Lower primary from 1 to 5. So maximum schools, say in some of the schools, say around 200, 200, and some are like 30, single teacher or 200. So is it possible? Because one class, at least one teacher should be there. So in the class like 1 to 5, so minimum 5 teachers should be there. yes. तो यही सवाल एक आपके इलाके से आता है कि 1 या 2 टीचर क्या 5 कक्षाओं को संभाल सकता है। तो मैंने तुरंत पूछा कि बच्चे कितने होते हैं, तो बोले 100-200, तब तो नहीं। मेरा यह मानना है कि कोई भी देश या स्टेट या गवर्नमेंट जो बच्चों की शिक्षा की इज्जत करता हो, तो वो अनुपात जो रेशो है उसकी भी इज्जत करेगा। तो 20 से 25 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होना तो कम से कम चाहिए। अब यही बात
लद्दाख में जब आती है तो बहुत अलग शक्ल उठाती है। शायद यहाँ भी दूर के गांव में ऐसा होगा, वहां पर भी 2 शिक्षक 5 कक्षाओं को पढ़ाते हैं ऐसा बोलते हैं, मगर फिर बच्चे कितने हैं पूछें तो पूरे 5 कक्षाओं में 15 बच्चे होते हैं। तब तो 2 शिक्षक ज्यादा हो गए, क्योंकि 20 के पीछे 1 शिक्षक काफी है, तो वो कुछ ज्यादा है मगर पढ़ाया जा सकता है। 5 कक्षाओं में अगर 5, वहां भी लोग कहते हैं 5 कक्षाएं हैं 5 टीचर दीजिए, बच्चे 15 शिक्षक 5 तो ये एक और आती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हाँ मैं अनुपात से जाऊंगा कि कक्षाओं से नहीं, कक्षा तो 5 भी हो तो एक शिक्षक संभाल सकता है। अगर 20 बच्चे हो पूरे 5 कक्षाओं में, उसे मल्टीग्रेड टीचिंग जैसा आप में से बहुतों को मालूम होगा, मगर बच्चे अगर 100-200 हो तो ये नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से एक जैसे हम फौज पे, डिफेंस पे प्रायोरिटी देते हैं, तो ये नहीं कहते हैं ना 5 फौजियों के बीच में 1 बंदूक देंगे, हाँ हम अपने बजट को कम करेंगे, अब 5 फौजी 1 बंदूक के लेके जाएंगे। तो ऐसे ही शिक्षा को भी प्राथमिकता देने की जरूरत है। हेलो सोनम वांगचुक जी, मैंने आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपसे भी कहना चाहता हूँ और हमारे बिहार के नए चीफ लोगों को भी, सभी को ये मेरे तरफ से पूछना चाहता हूँ कि मैं आचार्य विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल हूँ। आज से 3 साल 6 महीना हो गया प्रिंसिपल हुआ, लेकिन मेरे स्कूल में 800 स्टूडेंट है, हायर सेकेंडरी में 750 और हाई स्कूल में मिलके 800 स्टूडेंट है। हायर सेकेंडरी में सिर्फ 8 शिक्षक है और हाई स्कूल में मिलके अभी 32 है। वैकेंसी पोजीशन अभी हाई स्कूल में 12 वैकेंसी है और हायर सेकेंडरी में 4 वैकेंसी है, 16-17 वैकेंसी है। लेकिन मेरे स्कूल में अभी तो शिक्षा के बारे में आगे बढ़ने के लिए बहुत दुविधा हो गया है। मैंने प्रिंसिपल है, लेकिन मैं भी कम से कम 5 से क्लास करना पड़ता है। आज से 3 साल 6 महीना हो गया, मैंने बार बीटीसी सरकार में जो जाने वाले सरकार, डायरेक्टर, IAS सभी को कोशिश किया था कि वैकेंसी पोजीशन को फिलअप करना चाहिए, शिक्षक चाहिए। क्लास में बहुत दुविधा हो रहा है, पढ़ाई में बहुत दुविधा हो रहा है, लेकिन मैंने बार कोशिश किया था, कम से कम 20 बार डायरेक्टर में गया था, लेकिन पोस्ट भी नहीं हुआ। अभी मैंने ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी नई जो विद्यार का शिव है, हमें सलाह दिया कि पोजीशन, वैकेंसी पोजीशन सभी फिलअप हो जाएगा, लेकिन कैसे मैंने 17 शिक्षक को अभी वैकेंसी पोजीशन में मिल जाएंगे, इसके बारे में आप मुझे सलाह देना चाहिए। आप ही सलाह देना चाहिए, क्योंकि आपसे संबंध है, विद्यार का नई शिव संबंध है, डिप्टी शिव भी संबंध है, डायरेक्टर भी शिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, सभी संबंध है। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी तो क्वेश्चन है। शिक्षा के बारे में वो भी तो क्वेश्चन है। यदि एक ही हायर सेकेंडरी में 17 वैकेंसी पोजीशन होता है, तो कैसे संभव है इसको संभालना प्रिंसिपल? जी, तो मैं यही कहूंगा, जैसा पहले कहा कि प्राथमिकता आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सिर्फ नए वाले शिप को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्दी, जितना ही सके जल्दी ही वैकेंसी पोजीशन को संभालना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। सर मैं उदालगुरि खैराबारी ब्लकर नालापाड़ा LP स्कूলৰ प्रधान शिक्षक। मोर स्कूलत 146 स्टूडेंट, 1 পৰা क्लास 5 লৈকে, शिक्षक 2জন। प्रथमते भूटान एरियात
প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যিটো আমাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কথা কয় আন্তঃগাঁথনিটো নাই ৱাল নাই একো নাই ল'ৰা ছোৱালী ইফালে দৌৰে সিফালে দৌৰে দুজন শিক্ষক যদি ক্লাছ ৱাইজ